नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से भारत अचानक वैश्विक चर्चा में है। किसी ने सोचा नहीं था कि ढाका के रेस्टोरेंट में गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों की गला रेत कर हत्या करने वाले आतंकी अपने को डॉक्टर जाकिर नाइक का अनुयायी बताएंगे। तभी सवाल है कि डॉक्टर जाकिर इस्लाम प्रचारक है या आतंक प्रचारक। उनके भाषणों, उनकी बातों के अर्थ का ऐसा अनर्थ कैसे? अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने ही नहीं बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी उनके भाषणों को आतंक का प्रचार माना है। इस बात को अब बांग्लादेश के आतंकवादियों ने अपनी हकीकत से जाहिर किया है। तभी भारत के सामने कई सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत के नागरिक है, उनका यहाँ फाउंडेशन है, तो पीस टीवी चैनल भी है। कहते हैं उनके करोड़ों अनुयायी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी उनके समारोह में गए। उन्होंने नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस कहा। विवाद हुआ तो अब दिग्विजय सिंह का कहना है कि यदि भाषणों पर प्रतिबंध लगाना है तो सभी धर्म गुरुओं के भड़काऊ भाषणों पर पाबंदी लगे। मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक और बाकी धर्मों के प्रचारकों को दिग्विजय सिंह ने एक सा माना। उनकी दलील का मतलब है कि यदि जाकिर नाइक खतरनाक है तो साध्वी प्रज्ञा या साक्षी महाराज भी खतरनाक है। दिग्विजय सिंह के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धर्म प्रचारकों पर पाबंदी लगे। पर डॉक्टर नाइक का मसला क्या ईसाई प्रचारक, पादरी, खालसा गुरु या हिंदू प्रचारक जैसा है? दूसरे धर्म के किस गुरु की जुबानी यह सुना गया कि सभी आतंकी बनो? डॉक्टर जाकिर नाइक और केरल के इस्लाम प्रचारक अब्दुल नजीर मदानी के भाषणों के जैसे वीडियो है, उनमें तो आतंकी बनो या हाथ काट दो की धारा प्रवाह बातें हैं। फिर ये अमेरिका के संदर्भ में हो या इस्लाम की श्रेष्ठता के हवाले हो। बुनियादी तौर पर साबित हुआ है कि भाषण, विचार, आइडिया ही वह खुराक है जिससे आतंकवादी बन रहे हैं। इसलिए मैसेंजर ऑफ पीस से भी यदि ढाका में आतंकी निकले हैं तो भारत और दुनिया को उस पर विचार करना ही होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस प्रदेश कमेटियों में चल रहा झगड़ा सुलझाना है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस का झगड़ा जैसे तैसे सुलझाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रदेश की कमान सौंपी तो प्रताप सिंह बाजवा को राज्यसभा में भेजा। इसी तरह उन्होंने केरल के ओमन चांडी, रमेश चेन्नीथला और वीएस सुधीरन के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई को खत्म करने के लिए पिछले हफ्ते समझौता कराया। ये समझौता भी कितना कारगर होगा कहा नहीं जा सकता। अब 3 राज्यों में कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा निपटाने की चुनौती है। हरियाणा के प्रभारी कमलनाथ ने पार्टी में गुटबाजी की रिपोर्ट दी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और विधायक दल की नेता किरण चौधरी का खेमा है। तीसरा खेमा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का है। उन्हें पार्टी आला कमान का करीबी माना जा रहा है। ऐसे ही कर्नाटक में घमासान मचा है। पिछले महीने हटाए गए 14 मंत्रियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। समझौता फार्मूले के तहत दिनेश गुंडू राव को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाना है। ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, लेकिन वे मंत्री पद छोड़ने को राजी नहीं है। ऊपर से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा खोला है। उधर महाराष्ट्र में नारायण राणे को एमएलसी बनाकर पार्टी हाईकमान ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण के खिलाफ अब भी कई वरिष्ठ नेताओं की मोर्चेबंदी कायम है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कर्नाटक और हरियाणा से पहले महाराष्ट्र का झगड़ा सुलझाएंगे। भाजपा और केंद्र सरकार के संसदीय प्रबंधकों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएगी। कांग्रेस ने भी अपने एक अव्यवहारिक प्रस्ताव को छोड़ने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि जीएसटी की दर को संविधान संशोधन में शामिल करने की जिद कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर कर की दर को संविधान संशोधन में शामिल कराया है तो इसे बढ़ाने या घटाने के लिए हर बार दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन करना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जीएसटी में राज्यों के अधिकार बढ़ाने के सवाल पर कांग्रेस समझौता नहीं करेगी। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस एक भी मांग छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो सरकार भी कुछ पीछे हटकर समझौता कर लेगी ताकि मॉनसून सत्र में इस बिल को पास कराया जा सके। अगर सरकार जीएसटी की दर को संविधान में शामिल कराए बगैर बिल पास कराती है तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी, पर इसका पास होना कांग्रेस और लेफ्ट के रुख पर निर्भर करेगा। कांग्रेस और दोनों वामपंथी पार्टियां सीपीएम और सीपीआई एक जैसा रुख लेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली और
नए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लेफ्ट को ज्यादा तरजीह नहीं दी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर फोकस बनाया है। अगर कांग्रेस राजी हो जाए तो उसके नेता खुद ही लेफ्ट को तैयार कर लेंगे। इसका कारण यह है कि कांग्रेस और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बीच इस समय परफेक्ट तालमेल बना हुआ है। गुजरात जेल से रिहा होने और 6 महीने के लिए प्रदेश छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल क्या राजनीति करेंगे, इस पर सबकी नजर है। इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर भी दांव चल दिया है। पिछले हफ्ते 2 दिन की अपनी गुजरात यात्रा में उन्होंने हार्दिक पटेल की जमकर तारीफ की, लेकिन अभी केजरीवाल के लिए हार्दिक की कोई उपयोगिता नहीं है। उनकी उपयोगिता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। आम आदमी पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल चाहते हैं कि हार्दिक पटेल किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए और उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश में पहले ही 7-8% कुर्मी वोट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि गुजरात के बाहर हार्दिक पटेल का पहला मुकाम उत्तर प्रदेश हो सकता है। जानकार सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू का समर्थन कर सकते हैं। जदयू के कुछ नेता हार्दिक के संपर्क में हैं और उनके जेल से निकलने के बाद खुलकर उनके साथ राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार भी पहले हार्दिक पटेल का समर्थन कर चुके हैं। उनके संपर्क में रहने वाले एक पटेल नेता का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार्दिक का दांव नीतीश के ऊपर होगा और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनाव से हो जाएगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले शनिवार को शुरू हुआ हिंसा का दौर आज भी जारी रहा। हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के खिलाफ पिछले 3 दिन से चल रहे प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से भी बात की। राजनाथ सिंह ने सोनिया और उमर अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर बात की और दोनों से कश्मीर घाटी के हालात पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने कश्मीर में शांति बहाली के उपायों पर दोनों नेताओं से चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस अहम मसले पर विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए सरकार ने ये पहल की। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों से निपटने और शांति बहाली के लिए और जवान भेजने का फैसला किया जा रहा है। हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भड़की हिंसा पर काबू पाने के लिए घाटी में सीआरपीएफ की 20 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं। प्रदर्शन बढ़ने की आशंका को देखते हुए 8 और कंपनियां यानी 800 जवान श्रीनगर भेजने का फैसला हुआ। तनाव के बाद श्रीनगर में करीब 1 दर्जन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी है। इस बीच अमरनाथ यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। जम्मू के आईजी दानिश राणा ने कहा है कि पहलगाम और बालटाल के रास्ते तीर्थ यात्रियों को भेजने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। हालात सामान्य होंगे तो उन्हें जम्मू के रास्ते भेजा जाएगा। सो पहलगाम और बालटाल के रास्ते में फंसे तीर्थ यात्रियों को जम्मू लाया जा रहा है। 3 दिन यात्रा स्थगित रहने के बाद अनेक यात्रियों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर दुख जताया है। दोनों नेताओं ने हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में बेकसूर लोगों के मारे जाने और सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं पर दुख जताया। साथ ही सोनिया गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज जारी बयान में ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और आतंकवाद से सख्ती से निपटना जरूरी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सोनिया ने कहा कि पिछले 2 दशक से घाटी में शांति बहाली के लिए जो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई है उसे जारी रखना चाहिए। मुस्लिम प्रचारक और धर्मगुरु जाकिर नाइक के भारत लौटने पर सस्पेंस कायम है। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के बाद विवादों में घिरे नाइक को आज सुबह सऊदी अरब से लौटना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि नाइक की वापसी नहीं हुई है। इस बीच नाइक के कार्यालय ने कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस टालने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि नई तारीखों की जल्दी ही घोषणा होगी। पहले नाइक ने खुद ही ऐलान किया था कि सऊदी से लौटने के बाद मंगलवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वे अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच शिवसेना ने कहा है कि नाइक को लौटते ही गिरफ्तार किया जाए। शिवसेना ने नाइक की तुलना आतंकवादियों से की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ भारत सरकार का कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है और उसके ढाका में जो परिणाम देखने को मिले वह सबके सामने, मगर उनके मुस्लिम अनुयायियों की तादाद इतनी अधिक है कि उन्हें ये समझा सकना आसान नहीं होगा कि पीसीटीवी और उस पर डॉक्टर नाइक के भाषणों का मतलब अपने को बर्बाद करना है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। डॉक्टर
डॉक्टर जाकिर नाइक और उनका पीस टीवी विवादों के घेरे में है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने एक बड़ी आतंकी वारदात के बाद पीसीटीवी के बांग्ला चैनल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों ने पहले से इस पर पाबंदी लगा रखी है। भाजपा के मौजूदा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने जाकिर नाइक और उनके चैनल के बारे में कई साल पहले यूपीए सरकार को बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पिछले 2 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, पर उसने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बांग्लादेश हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के बारे में जब यह खबर आई कि वे जाकिर नाइक के अनुयायी थे, तब बांग्ला सरकार की नींद खुली और उसने भारत सरकार को सूचना दी। उसके बाद भारत सरकार ने जांच शुरू कराई है। इस बीच खबर आई है कि केरल से लापता और संभवतः इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए 17 में से कुछ युवक जाकिर नाइक के कार्यक्रमों में जाते थे। जाहिर है कि जाकिर नाइक के भाषणों और प्रचार का असर केरल से लेकर बांग्लादेश तक है। उनके भाषण से युवाओं में कट्टरपंथी सोच बढ़ रही है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। फिर भी भारत में उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई से पहले राजनीति शुरू हो गई है। जाकिर नाइक के पक्ष और विपक्ष में गोलबंदी होने लगी है। कई बड़े मुस्लिम संगठन और मुख्य धारा की पार्टियां खुलकर नाइक के समर्थन में उतर गई हैं। 10 दिन पहले जब नाइक का मामला सामने आया तब वे देश से बाहर थे। उन्होंने 10 दिन में भारत में राजनीति गरमाने का इंतजार किया। उसके बाद भारत लौटने का ऐलान किया। जाहिर है भारत के हर मामले की तरह यह भी राजनीतिक रस्साकशी का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने हिंदू और दूसरे धर्म के प्रचारकों पर भी पाबंदी की मांग कर दी है। हालांकि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि किसी हिंदू धर्म प्रचारक से प्रभावित होकर कोई युवक आतंकवादी बन गया हो। बहरहाल इन बयानों का मकसद मामले को उलझाना भर है। तभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां कोई कार्रवाई करने से पहले 10 तरह की सतर्कता की हिदायत दे रही हैं। जाकिर नाइक के भाषणों का वीडियो देखने से साफ पता चलता है कि वे क्या मैसेज दे रहे हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा आतंकवादी बताकर उसके खिलाफ लड़ने के नाम पर अगर कोई प्रचारक ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता है तो सहज ही समझा जा सकता है कि वह मुस्लिम युवकों को क्या पाठ पढ़ा रहा है। अगर कोई प्रचारक दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होने की बात का प्रचार कर रहा है तो क्या वह दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का प्रचार नहीं कर रहा है? बहरहाल सरकार इन सब बातों की जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई करने से पहले मामले को और उलझा दिया जाएगा। संभव है कि जिस तरह कश्मीर में एक आतंकवादी के मारे जाने पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, वैसे ही जाकिर नाइक के लिए भी सड़कों पर उतरे और तब सरकार के लिए और मुश्किल होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के मसले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक या केरल के अब्दुल नजीर मदानी के वीडियो ने अनुयायियों को कैसे गुमराह किया, इसके प्रमाण में कई घटनाएं। दुनिया में कई देशों ने इन्हें गंभीर मानकर डॉक्टर नाइक पर रोक लगाई है, मगर भारत में इस पर कभी सोचा भी नहीं गया। इसलिए सवाल है कि आखिर डॉक्टर नाइक को किस धारा का प्रतिनिधि माना जाए और भारत क्या करे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जानकार शंकर शरण है। शंकर जी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी सफाई ये दी है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, ये अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। आपके अनुसार उनकी बात का क्या सचमुच में अनर्थ निकाला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सामान्य पॉलिटिशियनों वाला बयान है कि हमारी बात को संदर्भ से काट के देखा गया, लेकिन उनके यूट्यूब पर उनके सारे भाषण उपलब्ध हैं, उन पर रिपोर्टें भी आई हैं और वो सब कुछ कह देते हैं, सिर्फ एक जोड़ देते हैं कि मैं आतंकवाद का विरोध करता हूँ। और ये भी सही है कि वो स्वयं ये नहीं कहते कि मैं किसी को टेररिस्ट बनने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन टेररिस्टों का नाम लेकर के उनकी कार्रवाइयों का उल्लेख करके वो कहते हैं कि अगर वो इस्लाम से लड़ रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे ओसामा बिन लादेन अगर इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर ओसामा बिन को लोग टेररिस्ट कहते हैं, जो कि गलत है, तो मैं सबको कहता हूँ कि सारे मुसलमानों को टेररिस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई नई चीज़ है। वो पिछले 10-15 सालों से बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि 2010 में जी ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उनका आना प्रतिबंधित कर दिया गया। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर बोलने की सबसे अधिक आज़ादी है। अगर वहां पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है वही गृह मंत्री थी जी। उन्होंने कहा भी कि हम लोग इतनी आसानी से और हल्के से ये निर्णय नहीं लेते। जो वो बोलते हैं वह भड़काऊ है, हिंसा को प्रेरित करने वाला है और इसीलिए उनका आना नहीं। तो ये अगर इतनी बात थी तो हमारी सरकार या भारत राष्ट्र राज्य का जो पूरा तंत्र है वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाया
और मतलब अभी भी अगर देखा जाए बांग्लादेश से हमें खबर मिल रही कि नहीं, वो जो आतंकी थे वो इनके अनुयायी है। तो ये क्या, ये समझ की कमी कैसे? नहीं, ये समझ की कमी नहीं है, ये टालने वाला भाव है हमारे नेताओं में। ये 2006 में जब बंबई में ब्लास्ट हुए थे तो इनके संगठन का सीधा नाम आया था कि वो जो ब्लास्ट करने वाले लोग थे वो इनके IRF में, क्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो वहीं आकर के जमते थे और उनका अड्डा था वो। और ये प्रवीण स्वामी ने द हिंदू में कई रिपोर्टें लिखी थी जिसमें सीधा उनको इम्प्लीकेट किया गया था कि वो खुद उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन जो लोग शामिल थे वो इनके संस्था का उपयोग करते थे। नहीं, ये इसका कारण इस लापरवाही का ये न माना जाए कि क्योंकि इनके अनुयायी बहुत है, कहते हैं करोड़ों में 20 करोड़, और उनका पीस टीवी इतना लोकप्रिय है और पूरे भारत में हर कोई मतलब इनको बहुत गंभीरता से सुनता है, उसके खौफ में उसका रिएक्शन क्या होगा उस चिंता में ये नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगता है ये दोनों दो चीजें हैं। वो पॉलिटिकली कितने एक्टिव है नहीं है ये तो सामने नहीं है, लेकिन जो उनका सामने चेहरा है वो है एक प्रीचर का, और उस प्रीचिंग में वह लगभग, जैसा मैंने कहा कि वह लगभग सारी बात बोल देते हैं जो सुनने वाला कोई एंग्री या असंतुष्ट मुसलमान वो सीधा जाकर के टेररिस्ट बन जाए, लेकिन वो सीधे शब्दों में उकसाने के अलावा बाकी सब तक उसको पहुंचा देते हैं। नहीं, लेकिन उनकी इस विचार को किस धारा से जोड़ा जाए, वहाबी से जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, इसको क्या व्याख्या हो, क्या किस डेफिनेशन में ये आते हैं? देखिए, वो तो वैसे सलाफी माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक बातों में इस्लाम में कोई मतभेद नहीं है जी। यह जो है कि गैर मुस्लिमों से दूर रहो जी। गैर मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है, पूरी दुनिया में अल्लाह का राज कायम करना है, और जो भी इसमें आड़े आता है वो तुम्हारा दुश्मन है, इन सब बातों में कोई मतभेद नहीं है। वो इन्हीं चीजों को एक नई भाषा में, एक जिसको कहते हैं कि वो चतुराई भरी भाषा है, जिसमें लगता है कि जैसे ये जानने वाला है, बहुत जानने वाला है, और ये बहुत ही पहुंची हुई चीज है, इसके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, बड़े बड़े लोग इसका आदर करते हैं, और इस पोजर के साथ वो बातें वही बोलते हैं जो 1400 साल से कही जाती हैं। नहीं, उनके प्रवक्ता ने ये कहा है कि उनके फाउंडेशन में, रिसर्च में वेद और गीता और सब बाकी तमाम धर्मों का अध्ययन होता है, तुलनात्मक व्याख्या होती है। ये इस पे क्या बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ इस्लाम का प्रचार करते हैं, और वही उसी इस्लाम का प्रचार करते हैं जो ओसामा बिन लादेन के लिए है या जो दूसरे इस्लामी स्टेट के लिए, उसमें कोई अंतर मुझे नहीं। लेकिन वो कहीं किसी तरह से सूफी की धारा से या इनसे कहीं मेल नहीं करते। नहीं। अब जैसे उनकी मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि जो भी गैर मुस्लिम है उनसे तुम दूर रहो। अमेरिका, यहूदी या पगान का मतलब हिंदू ही हुए, ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। उसमें मेरा ये कहना है कि कभी इससे पहले बांग्लादेश के जो आतंकियों ने जो कहा, उससे पहले कभी इनकी भाषणों को लेकर विवाद वैसा नहीं हुआ। हालांकि ठीक है, प्रतिबंध लगा है अमेरिका और कनाडा में, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का तो वो नहीं। ये तो हमारे बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, संपादकों, प्रोफेसरों और नेताओं, ये उनका दोष है। जिस व्यक्ति को 6 साल पहले दूसरे देशों में प्रतिबंधित किया गया, ऐसे देश में जहां पर बोलने की अंतिम आजादी है, तो हमें यह सोचना चाहिए था। 2006 के बंबई ब्लास्ट के बाद इनका नाम आया, सीधा इम्प्लीकेट इनको किया गया, उसके बाद तो इनको सचेत होना चाहिए था। इनके भाषण यूट्यूब पर है, वो कभी चर्चा का विषय नहीं बनते, तो पहले हम खुद ही इग्नोरेंट रहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई। जब आप चर्चा ही नहीं करेंगे तो चर्चा करेगा कौन? आम मुसलमान को उनकी कौन सी बात ऐसी है जो दिल से छू जाती है, जिससे इतनी बड़ी वो संख्या बनी है? मुझे लगता है कि उनके भाषण का लहजा क्या है आखिर? दोनों बातें हैं। एक तो ये कि आम मुसलमान जो सुनता है वो वही बातें सुनता है जो उसको बचपन से ड्रिल की गई है जी, कि इस्लाम ही एकमात्र रिलीजन है और बाकी सब तुम्हारे शत्रु हैं, उन्होंने तुम्हारा बड़ा नुकसान किया है, वो तुमसे छीन लेना चाहते हैं, सारी खुदाई ही नहीं, सारे साइंस, टेक्नोलॉजी, वेल्थ तुम्हारे हैं, दूसरों ने छीन लिया है। तो ये मानसिकता उनके दिमाग में पहले से है। इसी को वो आधुनिक भाषा में और आज की जो पोलेमिकल भाषा है, इसी में वो उसको पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कोई नई बात नहीं कहते, लेकिन इस अंदाज में कहते हैं जिससे लगता है कि ये उसी चीज को रीइंफोर्स करने वाला कोई नया बंदा आया है, बड़ा लाजवाब है। तो इस एक मनोवैज्ञानिक ये लड़ाई है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो जीतते हैं उनको। जी शंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।